Hello everyone, you are again welcome in the lecture series of Principles of Organic Farming, and the topic for the today's discussion is components of organic farming. कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मुख्य दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक जिसमें हम न्यूट्रेंट अप्लाई करते हैं और दूसरा जिसमें हम इंसेक्ट पेस्ट न्यूट्रेंट का मैनेजमेंट करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स की बात करें, जो भी जीवाश्म ईंधन है या जीवाश्मों का अवशेष है वो सारे ऑर्गेनिक मैन्योर्स की श्रेणी में आते हैं, और जिससे हम इंसेक्ट पेस्ट, वीड मैनेजमेंट और न्यूट्रेंट का मैनेजमेंट करने के लिए जो मैकेनिकल कल्चरल मेथड लेते हैं वो सारे नॉन केमिकल मेथड है। ऑर्गेनिक मैन्योर्स में जब हम जीवाश्म के वेस्ट से बनाते हैं तो उससे FIM बनती है, बायोगैस, कंपोस्ट, स्ट्रा, क्रॉप के और रेजिड्यूज, बायो फर्टिलाइजर, ग्रीन मैन्योर्स, कवर क्रॉप, ये सब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ये इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं और हमें किसी भारी तत्व की आवश्यकता नहीं रहती फर्टिलाइजर देने के लिए। नॉन केमिकल इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल और न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, इसमें हम कोई सिंथेटिक हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते। मैकेनिकल, कल्चरल, बायोलॉजिकल और फिजिकल मेथड, और ज़रूरत पड़े तो बोटेनिकल हर्बिसाइड की, जिसमें माइक्रो हर्बिसाइड और बायोएजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे हम वीड का या पेस्ट का कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं जो मुख्य एस्पेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग का, न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। न्यूट्रेंट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो मैन्योर्स के थ्रू या किसी और मेथड से न्यूट्रेंट अप्लाई करेंगे उनके अंदर न्यूट्रेंट्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है और वो लॉस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसको हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर अप्लाई करेंगे उनके साथ साथ क्रॉप रोटेशन, क्रॉप के रेजिड्यू को इनकॉर्पोरेशन, ग्रीन मैन्योर्स, इंटरक्रॉपिंग, लेग्यूम्स की यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, इन माध्यमों से हम न्यूट्रेंट एप्लीकेशन करेंगे। और जो न्यूट्रेंट हम अप्लाई करेंगे उनका न्यूट्रेंट का लॉस कम से कम हो, क्योंकि जो न्यूट्रेंट हम अप्लाई करते हैं वो लीचिंग या वोलेटाइल लॉस हो जाता है उनका, और उसके कारण जो हमने न्यूट्रेंट्स डाल दिया वो फसल को मिल नहीं पाता। हम जो भी रेजिड्यू को हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी रिसाइकलिंग बेटर हो, और उसकी स्टोरेज से लेकर, पिकअप से लेकर और फील्ड तक ले जाने के लिए जो हैंडलिंग लॉसेज होते हैं ऑर्गेनिक के, उनको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। हमें जो भी न्यूट्रेंट अप्लाई करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो सही समय पर, सही मेथड और सही क्वांटिटी में अप्लाई करें, ताकि जब वो फसल की जब ज़रूरत हो वो उस टाइम पे न्यूट्रेंट रिलीज करें और हमारे जो लॉसेज होते हैं उससे कम हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है, जो वेटलैंड्स होती हैं वहाँ डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है, यानी जो नाइट्रेट की फॉर्म अवेलेबल फॉर्म में होती हैं वो डीनाइट्रिफिकेशन होकर दोबारा नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है और सोयल के अंदर वाटर कम होता है वहाँ वोलेटाइल लॉस हो जाते हैं, और जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ न्यूट्रेंट रन ऑफ में हमारा ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमें इन तीनों प्रकरणों से जो न्यूट्रेंट का लॉस है उसको बचाना पड़ेगा। क्रॉपिंग पैटर्न हमें ऐसा अडॉप्ट करना पड़ेगा जो हम ऑर्गेनिक मैन्योर या रेजिड्यू डाल रहे हैं उनसे जो न्यूट्रेंट रिलीज हो उसमें फिट बैठते हों। पंपिंग ऑफ न्यूट्रेंट्स बाय हेजरो प्लांटिंग। हेजरो प्लांटिंग क्या होती है, हम प्लांट्स को, हर्ब को, सर्ब को इस प्रकार से खेत में लगाते हैं ताकि किसी के ऊपर छाया ना पड़े, न्यूट्रेंट का कंपटीशन एक साथ ना हो, और एक जो पौधा अपने पत्ते झाड़ता हो तो वो वहीं पर डिकम्पोज हो जाए, यानी न्यूट्रेंट्स की पंपिंग होती रहे, न्यूट्रेंट्स वहाँ से रिलीज होकर कहीं दूसरी जगह पे ना जाए, ना ही न्यूट्रेंट की डिमांड एक समय पे रहे। और जो बड़े पेड़ हैं वो छोटे पेड़ों के लिए ह्यूमिक कंटेंट और न्यूट्रेंट कंटेंट आफ्टर उनके डिकम्पोजिशन के वो उनको मिलता रहे। हमें जो बाहर से न्यूट्रेंट है उसके एक्सपोर्ट पे कम से कम फोकस करना पड़ेगा, और जो फार्म का रेजिड्यू है उसी को रिसाइकिल करके हमें न्यूट्रेंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने पे फोकस करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटेड जो न्यूट्रेंट मैनेजमेंट है इसमें हम रॉक बेस्ड मटेरियल डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक रेजिड्यू, ग्रीन मैन्योरिंग, क्रॉप प्रोडक्शन और बायो फर्टिलाइजर्स का ऐसा करके हम यूज करेंगे तो न्यूट्रेंट का मैनेजमेंट हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में कर सकते हैं। अब बात आती है जो ऑर्गेनिक हमने मैन्योर्स बनाएंगे वो कैसे बनती हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो लंबे स्तर पर जो किया जाता है ऑर्गेनिक मैन्योर का वो है FIM का। तो इसके अंदर एक तो बड़ी बात होती है कि जो हमारे बायोलॉजिकल सोर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको हम यूज करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। तो एक तो बहुत लार्ज अमाउंट में, चाहे वो हमारे
खेत से आए चाहे हमारे पशुओं से आए, तो बहुत सारा हमारे पास वेस्ट इकट्ठा हो जाता है। और जब हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स की बात करेंगे तो इनमें बुल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स, FIM कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, कंसनट्रेटेड मैन्योर्स, वर्मी कंपोस्ट, ऑयल केक्स, ये सारी ऑर्गेनिक मैन्योर की श्रेणी में आते हैं। तो पहला जो वाइडली यूज होता है वो है FIM। FIM क्या है? जो FIM का मतलब फार्म यार्ड मैन्योर, यानी किसी आपके फार्म पे चाहे वो पशु हो चाहे आपका क्रॉप हो, उस सब का रेजिड्यू इकट्ठा करते हैं। इसके अंदर हम उसका बेडिंग मटेरियल या लिटर भी हम यूज़ करते हैं। वो सारा का सारा जो आपके फार्म है वो हमें डिकम्पोजिशन के लिए लेके जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल, जैसे डंग है, फोडर की वेस्टेज है, उसको उसी एनिमल्स के जो जहाँ से वो लिया है उनके यूरिन में सोक करके और आप उनके सेड से डेली कलेक्ट करते हैं और ट्रंचिंग में डालते हैं। ट्रंचिंग की लंबाई 6 मीटर लंबी होनी चाहिए, 2 मीटर वाइड और 1 मीटर डीप होनी चाहिए। तो ये जो मेथड है ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन है FIM का। तो इसमें क्या करेंगे, एक ट्रेंच जो हमने 6 गुणा 2 गुणा 1 की बनाई थी, उसको हम ज़मीन से 50 सेंटीमीटर अबव तक गड्ढा खोद के उसको भरता हुए चले जाएंगे। जैसे इस पहले पिक्चर में दिखा रखा है कि नीचे गड्ढा खोद दिया और ज़मीन से 50 सेंटीमीटर की हाइट तक हम इसको फिल करते लेके आएंगे। और इसको बाद में जब आप पूरा भर जाएगा तो इसको आप कावडंग से और अर्थ से इसकी प्लास्टरिंग कर देंगे, ताकि इसके ऊपर जो गर्मी का, सर्दी का, बरसात का सीधा प्रभाव ना पड़े। और 3-4 महीने में ये जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन से आपकी FIM है ये कम्प्लीटली बन के तैयार हो जाती है। और इसके अंदर 0.5% न्यूट्रेंट, नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस और 0.5% K2O प्रेजेंट रहती है। और जो कावडंग रहता है बचा हुआ, उसको हम बायोगैस से भी डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो आपने FIM बनाया उसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो क्वालिटी किस बात पे डिपेंड करती है? एनिमल के स्पीसीज पे, कि आपने गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँट है और आपके पोल्ट्री का है। तो जैसे जैसे एनिमल रहेगी वैसे वैसे उसकी क्वालिटी उसकी डिपेंड करेगी। दूसरा, बेडिंग मटेरियल आपने कैसा लिया, वो बेडिंग मटेरियल चॉप था, बहुत बड़े बड़े उसके अंदर पीसीज थे, तो जितना छोटा पीस होगा उतनी बेडिंग मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होगी और उतनी खाद की क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया वहाँ से तेज हो जाती है। काइंड ऑफ फोडर कैसा लिया, जो फोडर लिया वो आपने क्रॉप की किस स्टेज पे लिया, छोटे स्टेज पे लिया, वेजिटेटिव पे लिया, मैच्योरिटी पे लिया। तो जो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे तो फोडर की क्वालिटी डिकम्पोजिशन के दौरान घटती चली जाएगी। एज ऑफ एनिमल की उम्र जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी जो क्वालिटी है वो कम होती चली जाएगी। मैनर ऑफ कलेक्शन, आपने जो मेथड कलेक्शन का लिया, कितने टाइम तक आपने उसको खुले में छोड़ा, कैसे आपने उसको स्टोर किया, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं आपकी क्वालिटी ऑफ FIM की। उसके बाद एक टर्म आती है इनरिच्ड FIM, यानी जो FIM फार्म यार्ड मैन और आप खेत में डालोगे उसको कैसे इनरिच कर सकते हैं। तो जो भी रिकमेंडेड डोज होती है किसी क्रॉप की, उसके तीनों फर्टिलाइज़र ले लेते हैं हम, और उसमें से नाइट्रोजन, क्योंकि बहुत वोलेटाइल लॉस होता है इसको, तो उसको अलग कर लेते हैं। फास्फोरस और पोटासियम की पूरी मात्रा को हम 750 किलो छाने हुए FIM के साथ स्प्रेड करके उसको मिक्स कर देते हैं, उसकी हीप बना लेते हैं और उसके बाद उसकी प्लास्टरिंग कर देते हैं रेड अर्थ से। ऐसा करके हम एनारोबिक जो प्रोसेस है उसको एनहांस करने में मदद मिलती है, क्योंकि जो आपने प्लास्टर कर दिया इसका मतलब एयर जा नहीं सकती, ऊपर आ नहीं सकती। तो ऐसा करके हम उस हीप को 30 दिन के लिए लेफ्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो आपका रिकमेंडेड डोज है नाइट्रोजन की वो उसके साथ मिक्स करके और सोइंग से जस्ट पहले हम उसको खेत में पूरा बिखेर देंगे, तो वो इनरिच्ड FIM कहलाता है। और इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का फिक्सिंग हो जाती है और वो आसानी से मोबिलाइज होकर धीरे धीरे क्रॉप के ग्रोथ का जो पीरियड होता है उसमें फिजिकली मिलती रहती है। ये नहीं है कि एक बार में पूरा का पूरा मिनरलाइज हो गया फिर वो सॉइल के पार्टिकल्स के साथ फिक्स हो गया, तो ये धीरे धीरे मिनरलाइज होता रहेगा और फसल जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फसल की पूरी साइकिल के दौरान वो फसल को मिलता रहेगा। अब कुछ प्रिंसिपल हैं कंपोस्टिंग के, जिसमें मुख्यतः है इंदौर मेथड, NADP मेथड, बेंगलोर मेथड। हम इन मेथड्स को पढ़ेंगे। तो कंपोस्टिंग क्या है असल में?
कंपोस्ट का मतलब जो आपने FIM लिया, डंग लिया, उस वेस्ट को हम किसी एक्टिविटी के दौरान कंट्रोल कंडीशंस में उसकी गुणवत्ता को इम्प्रूव करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। ये ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग की सबसे बेहतरीन टेक्निक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कम समय में और अच्छी क्वालिटी का, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकें। तो कंपोस्टिंग असल में क्या हुई, एक सेल्फ हीटिंग थर्मोफिलिक एरोबिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं, हम जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको प्रोसेस्ड करते हैं डिफरेंट काइंड के हेट्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, है वो बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एक्टिनोमास्टीज हो, प्रोटोजोआ हो। अब बात आई हेट्रोफिलिक क्या होगा, हमने दो चीज़ें पढ़ी, ओटो और हेट्रो। ऑटोट्रोप्स वो जो अपना खुद का खाना बना लेते हैं, हेट्रोफिलिक वो होते हैं जो बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टोमाइसिटीज या प्रोटोजोआ जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किसी दूसरे पर अपने खाने के लिए आश्रित रहते हैं, वो हेट्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो किससे खाएंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर्स के डिकम्पोजिशन से खाएंगे। तो इससे क्या होता है, इनकी कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है, और डिकम्पोजिशन के बाद हमें कार्बनियस मटेरियल मिल जाता है, जो इन रिच होता है सोल्यूबल फॉर्म के NPK और रेस्ट ऑफ जो हमारे 17 पोषक तत्व हैं उनके रूप में हमें मिल जाते हैं। अब इस प्रक्रिया में जिसमें हम कंपोस्टिंग करेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो है कि जो CN रेशो बड़ी वाइड होती है, और CN रेशो जितनी वाइड होगी उतना ही वो हमारे लिए एग्रीकल्चरली काम का नहीं है। तो जो सेटिस्फैक्ट्री है, जिसको हम फसल उत्पादन में यूज कर सकते हैं, वो 10:1 से लेकर 20:1 के बीच में हो तो फसल के लिए हमारे लिए लाभदायक होती है। तो जितने, दूसरा प्रिंसिपल है कि जितने हार्मफुल पैथोजन होते हैं वो इस कंपोस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान ख़त्म हो जाते हैं। और थर्ड है जो वीड्स होती हैं, क्योंकि कंपोस्टिंग हमने पहला यह है कि सेल्फ हीटिंग प्रोसेस है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें काम करते हैं, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब वो ज़्यादा एक्टिव होंगे। तो इस दौरान वो क्या करते हैं, जब टेम्परेचर 60 से 65 डिग्री तक हो जाता है तो वीट का सीड है वो वहाँ से डिस्कार्ड हो जाता है। और इन तीनों प्रिंसिपल को अपना के हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अब ऑर्गेनिक रिसोर्सेज जो कंपोस्टिंग के लिए अवेलेबल है वो है लाइव स्टॉक का, ह्यूमन का वेस्ट, क्रॉप का रेजिड्यू, ट्री का लिटर, वीड, ग्रीन मैन्योर्स, अर्बन और रूरल वेस्ट, एग्रो इंडस्ट्री का वेस्ट, मैराइन वेस्ट। अगर इस सारे वेस्ट की गणना करें तो हमारे पास इंडिया में लगभग जो एनुअल वेस्ट है वो 2000 मेट्रिक टन हो जाता है। और इस अगर हम इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास 6.4 नाइट्रोजन, 2.0 P2O5 और 2.7 मीट्रिक टन K2O का उत्पादन कर सकते हैं। और जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंपोस्टिंग की, वो सबसे पहली है कि आपके पास बल्कि ऑर्गेनिक रेफ्यूज हो, कि जिसमें आपकी कॉटन के स्टॉक, स्ट्रा, नेट सेल्स, वीड, डस्ट, जो भी आपके पास बचता है जो बायोडिग्रेडेबल हो वो आते हैं। दूसरा स्टार्टर मटेरियल, यानी आपने वो मटेरियल तो ले लिया जो आपके खेत से या आपके लाइफ स्टॉक के वहाँ से आया, जो डिग्रेड होने में टाइम लगेगा। तो अब डिग्रेड होगा तो उसके अंदर एसेंशियल बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर्स की मात्रा भी होनी चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलेगी, स्टार्टर मटेरियल से मिलेगी, जैसे कैटल डंग है, यूरिन है, नाइट सोइल है, सीवेज है, यूरिया है, रॉक फास्फेट है, और रेडली अवेलेबल नाइट्रोजन सब्सटेंसेस है, माइक्रोबियल कल्चर है। वो स्टार्टर मटेरियल है जो इन बुल के ऑर्गेनिक मैन्योर्स को मैटर है आपको उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे। वाटर है, क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए मॉइस्चर कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलते हैं कि 50% मॉइस्चर कंटेंट जो उसके अंदर आपका स्ट्रा है, बुल के ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं, रेफ्यूज़ है, उसके अंदर होना चाहिए, जिससे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली से ग्रो कर सकें। और एयर, खासकर स्टार्टिंग के स्टेज हो, जब हमने जो स्टार्टर मटेरियल डाल दिया, उसकी इनिशियल जो स्टेज होंगे उसके दौरान उसके अंदर एरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। बाद में एनारोबिक बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और वो कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। फिर है मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, कि किस किस मेथड से कर सकते हैं। NADP है, एक्टिवेटेड कंपोस्ट है, बेंगलोर मेथड है, कोयम्बटूर मेथड है, NADP मेथड है, सिंथेटिक कंपोस्ट है, विंड्रोइंग कंपोस्टिंग है, एक्सेलरेटेड कंपोस्टिंग और उसका इनरिचमेंट है। इनमें से जो मुख्य है हम उनका डिस्कशन आज इस
लेक्चर में करेंगे। इंडोर मेथड में क्या होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल आपके पास है वो उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लोगे, 5 से 10 सेंटीमीटर में काट के उनको ड्राई करोगे तब तक कि उनका मॉइस्चर कंटेंट 40 से 50% के बीच में आ जाए। और उसके बाद क्या करोगे, उनके एक 10 से 15 सेंटीमीटर की थिक लेयर, ये आपका पिट है, इसके अंदर क्या करोगे, 1 मीटर की इसकी विड्थ होनी चाहिए। आपका जो पिट है या हीप बनाओ, ज़मीन के ऊपर भी उसको कर सकते हो, तो 10 से 15 मीटर की आपकी थिकनेस होगी, जिसमें आपका चॉप्ड मटेरियल होगा ये 5 से 10 सेंटीमीटर पीसीज वाला। उसके बाद क्या करोगे, जो आपने ट्रेंच बनाई इसकी लेंथ 4 से 5 मीटर की होनी चाहिए और इसकी डेप्थ है वो 1 मीटर की। जो हीप आपने बनाई वो प्रॉपरली मॉइस्ट होनी चाहिए और उसके अंदर जो काउडंग है, अर्थ का मटेरियल है और नाइट सोयल की आवश्यकता पड़ती है। जो सफिशिएंट क्वांटिटी का वाटर हमें बार बार उस हीप के ऊपर डालना चाहिए, ताकि उसका जो कंपोस्टिंग के दौरान जो हीट बनेगी, तो हीट के कारण जो वाटर का लॉस होगा उसको हम कोप अप कर पाएँ, तो 50% मॉइस्चर कंटेंट हमें वहाँ से मेंटेन करना पड़ेगा। अब जो आपने हीप बनाई, ज़मीन के ऊपर बनाई, या आपने ये ट्रेंच खोद के इसके अंदर आपने जो लेयर्स बनाई है, ये आपको टर्न करनी पड़ेंगी 10-15 दिन के बाद, 30 दिन के बाद और तीसरी 60 दिन के बाद, ताकि उसके अंदर एरिएशन रहे। इसका मतलब इंडोर मेथड कौन सा होगा, एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। तो इसमें जो मटेरियल जो आपका लास्ट में होगा उसको कवर करना पड़ेगा थिन लेयर ऑफ सॉइल 2 से 3 सेंटीमीटर की। जब 3 आपकी हीप टर्निंग हो जाएंगी, तो जब इससे जो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर निकलेगा उसमें 0.8% नाइट्रोजन, 0.3% P2O5 और 1.5% K2O हमसे मिल जाता है। क्योंकि ये आपने 3 बार आपने इसमें देखा कि टर्निंग करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब इसका डिसएडवांटेज पहले तो यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और अगर थोड़ा आपके पास बल्कि ऑर्गेनिक रिफ्यूज है उसको तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप इतने बड़ी लार्ज क्वांटिटी को आप टर्निंग कर सको, वो भी 3 बार। फिर इसके लिए एक रिक्वायरमेंट और है, जो आपका कैटल का शेड होगा उससे एलिवेटेड एरिया हो, यानी इतना सारा वेस्ट आपने उठा के ज़मीन पे हाइट पे ले जाना पड़ेगा और वाटर के रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर टर्निंग पे आपको वाटर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें 50% जो वाटर का मॉइस्चर है या कंटेंट है वो मेंटेन करना रखना पड़ेगा। तो जो इंडोर मेथड है ये छोटे फार्म के लिए प्रैक्टिकल है, और अगर बड़े फार्म की बात करें या बड़ा आपके पास रेजिड्यू का ढेर है तो ये इंडोर मेथड वहाँ कामयाब नहीं होता। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मेथड है वो बेंगलोर मेथड। ये मेथड डॉक्टर आचार्य ने डेवलप किया था, और ये टाउन का जो रेजिड्यू है उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। इस प्रोसेस को हम हॉट फर्मेंटेशन मेथड या हॉट फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो क्या करेंगे, जो आपका कंपोस्ट डिपो है जो शहर के बाहर जो आपने लगाया है, वहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेंच की खुदाई कर देंगे जिस मेथड के दौरान। और ट्रेंच जो आपने खोद दिया, इसमें सबसे पहले जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, रेफ्यूज़ है, उसकी लेयर बनाओगे 15 सेंटीमीटर की, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर की लेयर बनाओगे आप नाइट सोयल की। ऐसा करके फिर 15 सेंटीमीटर की आपकी रेफ्यूज की, फिर नाइट सोयल की। ऐसे करते करते आप ये लेयर इस ग्राउंड लेवल से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक फिल करोगे। जब आपने 15 सेंटीमीटर तक फिल कर दिया, उसके बाद आपको इस जो लास्ट की लेयर उसको डोम से बनानी है, और उसको कवर कर देना है थिन लेयर से सोयल की, रेड अर्थ से या मड से, ताकि जो मॉइस्चर का लॉस है वो ना हो, फ्लाइज की ब्रीडिंग ना हो, ताकि हमारा जो कंपोस्ट बनेगा उसकी क्वालिटी ठीक रहे। और हमें इसके बाद इसमें ना कोई टर्निंग करनी है, ना कोई पोट से वाटरिंग करनी है अगले 3 महीने के लिए। उसके बाद 3 महीने के बाद जो आपको कंपोस्ट प्राप्त होगी उसमें 1.5% नाइट्रोजन, 1% P2O5 और 1.5 K2O आपको बेंगलोर मेथड से मिल जाएगी। तो इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें लेबर की कॉस्ट नहीं लगती जैसे कि इंडोर मेथड में लगती है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, एक बार आपने फिल कर दिया उसको रख दिया। तीसरा, एक्स्ट्रा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, आपने एक बार फिल करके प्लास्टरिंग कर दी, उसके बाद आप इसको 90 दिन के लिए छोड़ दो, और उसके बाद इसके ट्रेंच को हटा के उसके अंदर से आप
जो कंपोस्ट है उसको यूटिलाइज करके दोबारा उसी मैटर को वहीं उसी तरीके से फिल करते रहोगे तो आपको हर 90 दिन में ट्रेंच खाली करनी है और 90 दिन बाद आपको नया कंपोस्ट वहाँ से मिल जाता है और अगले कंपोस्ट की आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती। आप उन्हीं को लेयर में लगा के रेगुलर 12 महीने आप कंपोस्ट तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट NADEP मेथड, ये एक किसान जो है गांधीयन वर्कर थे, नारायण देवदेव पंडारी पांडे, उन्होंने डेवलप किया था। इसको हम नेडेप का मेथड भी कहते हैं और ये बहुत यूनिक मेथड है कंपोस्ट मेकिंग का, जिसमें बहुत मिनिमम जो ह्यूमन एफर्ट है उसकी आवश्यकता पड़ती है। और हमारे पास अगर 1 kg जो एनिमल का डंग है उससे हम 40 किलो इनडिस्ट कंपोस्ट बना सकते हैं और उस कंपोस्ट को डायरेक्टली फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे एक तो किसान के लिए ये दिक्कत कम हुई कि पूरी जो उसको बहुत ज़्यादा खेत के लिए मास जनरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी क्वांटिटी में थोड़े हार्डवर्क से पूरे खेत के लिए कंपोस्ट उसको थोड़े टाइम में उपलब्ध हो जाता है। और इसकी खासियत एक और है कि इसमें अब किसी भी प्रकार का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, चाहे वो क्रॉप का रेजिड्यू हो, वीड हो, फॉरेस्ट का लिटर हो, किचन का वेस्ट हो, तो उन सब का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और ये सभी प्रकार के बायोमास को हाई वैल्यू फर्टिलाइजर्स में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करने में सक्षम है। अब आइए देखते हैं इसकी विधि क्या है। अब जो NADP का जो मेथड है उसको हम कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, हमें एग्रीकल्चर वेस्ट चाहे वो ग्रीन हो चाहे ड्राई हो 1350 से 1400 किलो की आवश्यकता पड़ती है। काऊ डंग या बायोगैस सैलरी 100 किलो के आसपास आवश्यकता पड़ती है। फाइन स्यू सोयल है वो 1675 किलो और पानी 1350 से 1400 लीटर। तो एक यूनिक टैंक मेथड है जिसमें NADP कंपोस्ट तैयार करते हैं। वो एंटायर टैंक जो हमने टैंक बनाया है वो एक ही बार में फिल करना होता है। 24 घंटे आप जो आपके पास है उसके अंदर आप कर दो तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन 48 घंटे से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो एक तो NADP मेथड का फ़ायदा ये हुआ कि हमें कंपोस्टिंग की बार बार लेयर नहीं बनानी पड़ती। एक बार आपने स्टार्ट किया बनाना तो 24 से 48 घंटे के बीच में आप उस टैंक को कवर कर दोगे। कवर करने के लिए क्या करोगे, प्लास्टरिंग करोगे डाइल्यूट एनिमल डंग है उसकी सैलरी से, ताकि बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ है वो चारों तरफ से हो। इसका मतलब क्या हो, जब आप फिल करना शुरू करोगे टैंक को तो टैंक के चारों तरफ आप जो काउडंग की सैलरी है उससे लेप कर दोगे और जब पूरा भर जाएगा तो ऊपर से भी लेप कर दोगे, यानी उसकी कोई ऐसी आपको साइड नहीं मिलेगी जहाँ से बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ है वो स्टार्ट ना हो सके। अब वो फिलिंग जो आप करोगे उस टैंक को फिल करने का बहुत आसान तरीका, 3 लेयर आपको उसके अंदर बनानी पड़ेंगी। पहली लेयर में क्या करोगे, आप स्टिक्स का स्टेम का इनका प्रयोग करोगे ताकि हवा आसानी से पास हो सके। तो इसको एरिएशन लेयर भी कह सकते हो। तो जो ड्राई और ग्रीन बायोमास है वो आप इसमें डालोगे। उसके बाद क्या करोगे, 4 किलो जो डंग होगा उसको 100 लीटर पानी में मिक्स करके, और जो आपकी जो पहली लेयर है जिसके अंदर आपने स्टिक और स्टेम्स ली थी उसके ऊपर आप छिड़क दोगे, ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी चारों तरफ तो आपने लेप कर दिया था, उसके बाद आपने ये स्टिक्स और स्टेम डाली। अब उसके ऊपर तो खाली जगह रहेगी, अगर उसमें डंक डाल दोगे पानी के साथ तो उसमें भी माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। तीसरी जो लेयर होगी उसमें क्या करोगे, 60 kg फाइन ड्राई सॉइल को स्प्रेड करोगे चारों तरफ से, ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसकी सोकिंग हो सके और एक बफर जोन का काम करे जो बायोडिग्रेडेशन में मदद करती है। तो ऐसा करोगे तो इस प्रोपोर्शन में आपके पास जो 100 kg आपके पास ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार हो जाती है। तो ऑर्गेनिक बायोमास की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें क्या करोगे, 4 kg काऊ डंग, 100 लीटर पानी और 60 किलो सोयल आप डालोगे। और ऐसा करके आप क्या करोगे, 10 से 12 लेयर्स आप हर टैंक में लगाओगे। और उसके बाद जब 12 लेयर आपने लगा दी तो उसको बायोमास को कवर करोगे एक थिन लेयर ऑफ सोयल के साथ और सील करोगे काऊ डंग और मड प्लास्टर के साथ, ताकि उसके अंदर से जो आपको ना पानी का स्प्रे करना है और वो सारी तरफ से पैक होगा। और जब पैक होगा तो उसके अंदर हर लेयर के बाद आपने ऑर्गेनिक मैन्योर अप्लाई की है जो लेयर 2 थी, तो चारों तरफ आपने पहले से पेस्ट किया हुआ है, तो उसके सारे चारों तरफ से और अंदर में भी बीच से भी और जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो उसको डिग्रेडेशन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे और आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इजीली डाइजेस्ट कर लेंगे और आपको ऑर्गेनिक मैन्योर इस आसानी से बायोडिग्रेडेबल
और न्यूट्रेंट रिच कंपोस्ट आपको वहाँ से मिल जाएगी। साजिश तेरी आंखों ने कोई तो करी होगी, तभी जाकर हमारे दिल ने शरारत करी होगी। बदलने लगे हैं आजकल चाल ढाल मेरे, कान में किसी के तूने होले से हाँ करी होगी। मैं चुपचाप रहा आरजू हसरत दिल में लिए अपने, तेरी मुस्कुराहट ने ही खबरिया अखबार करी होगी। जुगनू कमरे से हाफते हुए निकले आज, तूने शीशे पे बिंदी लगाने की हसरत करी होगी। मोर भंवरे फूल चिड़ियाँ सब मगन है घर में, पक्का माही तुमने जुल्फों में कंघी करी होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की इस श्रृंखला में हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।